अध्याय 103 रुद्र बनाम साग्रांश। बूढ़ा आदमी तेजी से भागते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे दर्जनों योद्धा उसी रफ्तार से आ रहे थे। उसके चेहरे पर गुस्से की गहरी लकीरें थीं और आंखों में एक तीखी चमक थी। रुद्र वहीं खड़ा था, बिना किसी घबराहट के। वह पहले से जान चुका था कि यह शक्ति किसकी थी और कौन उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने बचने या भागने की कोई कोशिश नहीं की। वह बस शांत खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके मन में आचार्य की बात गूंज रही थी। कोई तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। उसकी शक्ति परमवीर रैंक के पहले सितारे जितनी है। उसके साथ 10 अन्य योद्धा भी हैं, जो शक्तिवीर रैंक के हैं। रुद्र ने हल्की सांस ली और चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। जंगल में हलचल बढ़ गई थी। अचानक सामने की झाड़ियों से एक तीव्र आहट हुई। पत्ते तेजी से हिले और अगले ही पल बूढ़ा आदमी वहां आ खड़ा हुआ। उसके आते ही वातावरण भारी हो गया। उसके पीछे खड़े योद्धाओं ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। बूढ़े की नज़र रुद्र पर थी, एक पैनी, गहरी और अनुभव से भरी नज़र। बूढ़ा आदमी जैसे ही रुद्र के सामने पहुंचा, उसने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी, मानो उसने कोई मज़ेदार तमाशा देख लिया हो। उसके पीछे खड़े योद्धा भी हल्के हल्के मुस्कुराने लगे, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिना अनुमति के कुछ बोलें। बूढ़े ने हंसते हुए सिर हिलाया और व्यंग्य से कहा, तो तुम ही वो हो जिसने हमारे युवा मास्टर और हमारे कबीले के एक बुजुर्ग को मारा। सच में ये कितना हास्यास्पद है। एक शक्तिवीर रैंक का 8 सितारा वाला कीड़ा जिसने परमवीर योद्धा को हराया। हा हा हा, उसने अपना सिर पीछे झटका और फिर से हंसने लगा, जैसे यह बात उसके लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ न हो। तुम मेरे डर से इतने भयभीत हो गए कि भागने की भी कोशिश नहीं की। अच्छा किया, उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वैसे भी तुम मुझसे बचकर भाग भी नहीं सकते थे। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम जैसे तुच्छ कीड़े जो अभी तक शक्तिवीर रैंक में ही सड़ रहे हैं, वो भला मुझ जैसे परमवीर से कैसे मुकाबला करेंगे? रुद्र अब भी शांत खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़ा आदमी उसकी मुस्कान देखकर कुछ देर के लिए रुका, फिर उसने आंखें घुमाई और कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि तुमने हमारे युवा मास्टर को मारा होगा। जरूर तुमने कोई घटिया चाल चली होगी, कोई जाल बिछाया होगा, वरना तुम जैसे कीड़े के लिए उसे हराना नामुमकिन था। उसकी आवाज में तिरस्कार था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी उंगली रुद्र की ओर उठाई। शायद कोई जहरीली दवा, कोई गुप्त हमला, या फिर तुमने किसी काया की तरह पीठ पीछे वार किया होगा। बोलो, तुम्हारे पास कोई तर्क है? रुद्र की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने बूढ़े की आंखों में देखा और बेहद सहजता से कहा, क्या बात है बूढ़े? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मगर अब भी यह मानने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारा युवा मास्टर मेरी तलवार से मरा। लगता है उसकी मौत ने तुम्हारे घमंड को हिला दिया है। बूढ़े की भौहें तन गईं। उसके चेहरे का घमंड एक पल के लिए गुस्से में बदल गया, लेकिन फिर वह जोर से हंसा और सिर हिलाते हुए कहा, चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल किया हो, मगर आज तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी किस्मत में केवल मौत लिखी है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बेहद ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगो। अगर तुम 100 बार मेरे पैरों में गिरकर रो और अपनी तुच्छ जिंदगी की भीख मांगो, तो शायद मैं तुम्हें एक बार छोड़ने के बारे में सोचूंगा। उसके पीछे खड़े योद्धा जोर से हंसने लगे। रुद्र की खिलखिलाती हंसी जंगल में गूंज उठी। वह हल्के से सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? उसके स्वर में कोई डर नहीं था, बल्कि हल्का व्यंग्य था। ये सुनकर बूढ़े के चेहरे पर एक तीखी लकीर उभरी। उसके पीछे खड़े योद्धाओं की हंसी अचानक थम गई। बूढ़े आदमी ने आंखें सिकोड़कर गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, शायद तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। घुटनों के बल गिरो, अपनी मूर्खता की माफी मांगो, और शायद मैं तुम्हें जल्दी और बिना तकलीफ के मार दूं। वरना। रुद्र की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी खेल का आनंद ले रहा हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हल्के स्वर में कहा, वरना क्या बूढ़े? तुम मुझे मारने आओगे? बूढ़े की उंगलियां कसकर मुट्ठी में बदल गईं। उसके शरीर से एक भारी ऊर्जा लहर उठी, जिससे आसपास की जमीन तक हल्की दरारों में बदल गई। वातावरण अचानक भारी हो गया था, लेकिन रुद्र पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तुम जैसे कीड़े को कुचलने में मुझे जरा भी मेहनत नहीं लगेगी, बूढ़े ने गुस्से में कहा।
रुद्र ने हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया, मानो वह बूढ़े के शब्दों को मजाक की तरह ले रहा हो। फिर उसने एक लंबी सांस ली और बहुत सहजता से कहा, तो फिर इंतजार क्यों? आओ और देखो कि कीड़ा असल में कौन है। बूढ़े की आंखों में गहरा क्रोध जल उठा। उसने बिना कोई और शब्द बोले बिजली की तेजी से रुद्र की ओर हमला किया। जंगल में घमासान रुद्र बनाम बूढ़ा योद्धा। बूढ़े की आंखों में बिजली सी कौंधी, उसकी मांसपेशियां तनाव से भर गईं और उसने रुद्र की ओर एक भीषण प्रहार किया। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का हवा चीरता हुआ रुद्र की ओर बढ़ा, अगले ही पल धप, बूढ़े का वार खाली गया। रुद्र वहां था ही नहीं। कुछ ही मीटर की दूरी पर छाया से प्रकट होते हुए वह एक अलग स्थान पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर न कोई डर, न कोई घबराहट, बस एक ठंडी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं। यह इतनी तेज गति, वह पहले से ही जानता था कि रुद्र की प्रतिभा साधारण नहीं थी। एक महीने में 6 सितारों से 2 सितारों की छलांग लगाकर 8 सितारे वाला योद्धा बन जाना यह असंभव जैसी उपलब्धि थी। इतने प्रतिभाशाली योद्धा को या तो अपने पक्ष में कर लो या उसे बड़े होने से पहले ही खत्म कर दो, वरना ऐसा व्यक्ति भविष्य में बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। बूढ़े आदमी ने मन ही मन सोते हुए कहा। लेकिन आज बूढ़ा रुद्र को मारने का इरादा नहीं रखता था। वह बस उसे काबू में लाकर अपने कबीले के लिए उपयोगी बनाना चाहता था। लेकिन तो फिर इंतजार क्यों? आओ और देखो कि कीड़ा असल में कौन है। रुद्र की वो तंज भरी बातें किसी तेज तलवार की तरह बूढ़े की आत्मा में उतर गई थी। अब वह अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। तू मरने के लिए तैयार हो जा। गुस्से से पागल होकर बूढ़े ने एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। उसके वार किसी विशाल चट्टान को तोड़ने जितने ताकतवर थे। हर प्रहार जमीन में दरारें डाल देता, हवा में कंपन फैलाता। लेकिन रुद्र, वह खेल रहा था। कभी वह झटके से दाएं कूदता, कभी बाएं। उसकी गति इतनी तेज थी कि योद्धाओं को वह बस एक छाया जैसा प्रतीत हो रहा था। वह हर हमले को शैडो तकनीक से बचाकर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो रहा था। बूढ़ा बार वार करता, लेकिन हर बार उसका प्रहार खाली जाता। उसका गुस्सा बढ़ता गया। कमबख्त, अगर तुझमें हिम्मत है तो सीधा लड़। बूढ़े ने दहाड़ लगाए। रुद्र ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर मैं सीधा लड़ूंगा तो तुम जिंदा रहोगे क्या? बूढ़े की भौहें तन गईं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक श्वा, रुद्र ने हवा में छलांग लगाए और एक ही झटके में अपनी एक ही मुक्के से 3 योद्धाओं को धराशायी कर दिया। धड़ाम, तीनों योद्धा जमीन से टकराए और एक पल को सन्नाटा छा गया। वे जिंदा थे या मर चुके थे कोई नहीं जानता था। ये क्या हुआ? बचे हुए योद्धाओं की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उनकी टांगें कांपने लगीं। एक पल पहले तक वे सोच रहे थे कि बूढ़ा इस लड़ाई को पल भर में खत्म कर देगा, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा था। उनका भरोसा डगमगाने लगा। बूढ़े की आंखों में गहरी नाराजगी थी। उसके लिए ये युद्ध अब सिर्फ क्रोध का विषय बन गया था। तू खेल रहा है न? बूढ़े की आवाज में खून खौलता गुस्सा था। रुद्र ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, खेल ही तो रहा हूँ। लेकिन अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। ये कहते ही वह बिजली से भी तेज गति से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और उसकी हरकतें किसी भयंकर शिकारी की तरह थीं। धप धप, एक ही झटके में उसने अपनी मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2 और शक्तिवीर रैंक के योद्धाओं को ढेर कर दिया। ग्रा, दोनों योद्धा जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें सफेद हो गईं। वे जिंदा थे या मर चुके थे कोई नहीं जानता था। बस बहुत हुआ। बूढ़े की आंखों में आग जल उठी। उसकी मुट्ठियां क्रोध से भींच गईं। अब उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने गहरी सांस ली और अचानक खूनी कोहरा का आवरण, चारों तरफ की हवा कांपने लगी। जंगल में एक भयावह लहर दौड़ गई। अचानक बूढ़े के शरीर से एक गाढ़ा खून जैसा लाल धुआं निकलने लगा। रुद्र ने अपनी भौहें टेढ़ी की। ये क्या है? लेकिन अगले ही पल उसे इसका जवाब मिल गया। अब देखता हूं कि तू मेरी पकड़ से कैसे बचता है। बूढ़े की आवाज गूंज उठी। रुद्र ने अपनी शैडो तकनीक का इस्तेमाल किया और तुरंत अपनी जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन धप, बूढ़े का मुक्का ठीक उसी जगह पड़ा जहां रुद्र प्रकट हुआ था। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। क्या इसे कैसे पता चला कि मैं कहां प्रकट होने वाला हूं? बूढ़े ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब तुझे कोई भी तकनीक नहीं बचा सकती। खूनी कोर के आवरण के अंदर 100 मीटर के भीतर की हर गतिविधि मुझे साफ साफ दिखाई देती है। तू जहां जाएगा मैं पहले से जान जाऊंगा। रुद्र ने तुरंत दूसरी दिशा में छलांग लगाई, लेकिन धड़ाम, बूढ़े का घूंसा फिर से ठीक उसी स्थान पर पड़ा।
रुद्र का दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये तकनीक बेहद खतरनाक है। अब मेरा बचना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। भड़ाम! बूढ़े का एक प्रचंड मुक्का सीधे रुद्र के सीने पर पड़ा। ग्रर! रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी पूरी दुनिया घूमने लगी। एक पल में वह 50 मीटर दूर जा गिरा। जमीन से टकराते ही धूल का गुबार उठ गया। वह! रुद्र के मुंह से खून टपकने लगा। उसने तुरंत अपने शरीर का आकलन किया और महसूस किया कि उसकी 2 पसलियां टूट चुकी थीं। सीने में भयानक दर्द उठ रहा था। हर सांस लेते ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने जलती हुई सुइयां चुभो दी हों। बूढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। अब तू ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा, बच्चे। रुद्र ने अपनी मुंह से खून थूकते हुए दर्द को अनदेखा किया और धीरे धीरे उठने लगा। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। रुद्र की गूंजती हुई आवाज से पूरा वातावरण कांप उठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दर्द उसके शरीर को झकझोर रहा था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक आखिरी बार के लिए उसने अपनी बची खुची सारी शक्ति को इकट्ठा करना शुरू किया। अचानक उसके शरीर से काले रंग की ऊर्जा बाढ़ की तरह बाहर फूट पड़ी। यह इतनी सघन और भारी थी कि उसके आसपास की जमीन दरकने लगी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमक उठीं और उसके सिर पर 8 सितारे जगमगाने लगे। दूसरी ओर बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। वह एक परमवीर रैंक का एक सितारा योद्धा था, एक ऐसा योद्धा जो न जाने कितने युद्धों में विजयी रहा था। वह जानता था कि एक शक्तिवीर रैंक के 8 सितारा योद्धा में ताकत होती है, लेकिन फिर भी वह निश्चिंत था। हा, वह हल्का सा हंसा। उसकी आंखों में अब भी घमंड था। तू जितनी चाहे अपनी ऊर्जा निकाल ले, लेकिन मुझे हराने की उम्मीद मत कर। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटका और वह घातक गति से बूढ़े की ओर झपटा। उसके शरीर से निकल रही काली ऊर्जा ने उसके पीछे एक काली परछाई के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बूढ़े ने भी अपनी पूरी शक्ति बाहर निकाल दी। एकदम सुनहरी ऊर्जा उसकी त्वचा से निकलने लगी और पूरा वातावरण उसकी रोशनी से दमक उठा। हवा में एक जबरदस्त दबाव पैदा हुआ। पेड़ हिलने लगे, धरती पर कंपन होने लगा। अगले ही क्षण धड़ाम! दोनों योद्धाओं की टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरा मैदान धूल और मलबे से ढंक गया। एक जबरदस्त धमाके के साथ जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं और हवा में भारी धुएं का गुबार फैल गया। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक रहस्यमय सन्नाटा था। तो क्या होगा इस भीषण टकराव में कोई जीवित बचा है? क्या रुद्र की काली ऊर्जा बूढ़े के परमवीर रैंक की शक्तियों से बच पाए, या फिर बूढ़े की सुनहरी शक्ति ने इस युवा योद्धा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड के अगला अध्याय में। दोनों योद्धा एक दूसरे की ओर बिजली की गति से बढ़े। उनके मुंहतोड़ वार हवा में गूंज उठे। जैसे ही उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं, एक भयानक विस्फोट हुआ। चारों ओर धूल के गुबार उठने लगे। विस्फोट की ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि आसपास की चट्टानें चटककर बिखर गईं। जहां उनका वार टकराया था, वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था। कुछ देर तक बस धूल और मलबे का तूफान था। न कोई चेहरा दिख रहा था, न कोई आकृति। लेकिन जैसे ही धूल का गुबार छटा, दोनों योद्धा लगभग 10 मीटर पीछे हट चुके थे। रुद्र की सांसें भारी हो रही थीं। उसने अपने हाथों को देखा, वे सुन्न पड़ चुके थे। मानो शरीर ने कुछ पल के लिए उनका एहसास ही खो दिया हो। दूसरी ओर बूढ़ा स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड भरी चमक थी। ये लड़का एक शक्तिवीर रहेंगे 8 सितारे वाला योद्धा होते हुए भी मेरे 30% हमले को झेल गया। उसने रुद्र को बेरहमी से देखा और हल्की क्रूर मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा संदेह उसे कचोट रहा था। अगर इसे अभी खत्म नहीं किया गया तो ये भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। बूढ़े ने मन ही मन सोचा। रुद्र समझ चुका था कि परमवीर रैंक के योद्धा से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने बिना समय गंवाए अपनी पीठ पर टंगी भारी गहरे लाल रंग की तलवार निकाल ली। जैसे ही तलवार उसकी पकड़ में आई, उसकी आंखों में एक हल्की काली चमक दौड़ गई। जैसे ही उसने अपनी शक्तियां तलवार में प्रवाहित की, तलवार गहरे लाल और हल्की काली रंग से तेजी से चमक उठी। मानो वह कह रही हो कि वह अब पूरी तरह से तबाही मचाने के लिए तैयार है। बूढ़ा जैसे ही तलवार देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, फिर उसकी आंखों में क्रूरता और लालच चमकने लगती है। ये वही तलवार है। उसका दिमाग तुरंत अतीत में चला जाता है, जहां उसका युवा मास्टर लूना इस तलवार को नीलामी में खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंततः इसे टेंगरा ने हासिल कर लिया था।
फिर लूना ने रास्ते में टेंगरा से ये तलवार जबरदस्ती छीन ली थी और फिर इसी लड़के ने इसी तलवार से लूना की जान ले ली थी। उसकी नसों में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसी के साथ इस तलवार को पाने की लालसा भी उसकी आंखों में चमकने लगी। बूढ़ा आंखें सिकोड़ते हुए गहरी और घृणा भरी आवाज में, तो तुम ही हो जिसने मेरे युवा मास्टर लूना को इस तलवार के लिए मार डाला था। रुद्र अपनी तलवार को जमीन पर हल्का घसीटते हुए बिना किसी पछतावे के शांत लेकिन ठंडी आवाज में, अगर तुम मुझसे यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं अपनी करनी पर शर्मिंदा हूं तो तुम्हें निराशा ही मिलेगी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे वह बूढ़े के गुस्से को और भड़काने के लिए ही यह कह रहा हो। बूढ़ा गुस्से से कांपते हुए दांत भींचते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो लड़के कि इस तलवार के मालिक बनकर तुम अजेय हो गए हो? ये तलवार जितने हाथों में गई है उसने उतने ही लोगों को मौत दी है, और अब ये तुम्हारी बारी है। रुद्र हल्की मुस्कान के साथ तलवार को घुमाते हुए, शायद, लेकिन क्या तुम जानते हो, कुछ चीजें होती हैं जो अपने मालिक को चुनती हैं, और इस बार इस तलवार ने मुझे चुना है। बूढ़ा आंखों में लालच और क्रोध का संगम, ठंडी आवाज में, तुमसे छीनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लड़के, और जब ये तलवार मेरे हाथों में होगी तब तुम इतिहास बन चुके होंगे। रुद्र ने अपनी भारी तलवार को कसकर पकड़ा हुआ था। वह अपनी रक्षात्मक तकनीक में निपुण हो चुका था और इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। हालांकि उसके पास 3 बेहद आक्रामक वार भी थे, जिनमें से सबसे खतरनाक वार अभी तक उसके नियंत्रण में नहीं आया था। इसका मतलब था कि रुद्र अब भी अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक सकता था, लेकिन इसके बावजूद वह बूढ़े संग्राश से लगातार टकरा रहा था। संग्राश, जो पहले ही अपने परमवीर रैंक की शक्ति से लड़ाई में पूरी तरह दबदबा बनाए हुए था, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। रुद्र ने अपनी ब्लैक होल तकनीक को धीरे धीरे सक्रिय करना शुरू किया। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह चारों दिशाओं से प्रकृति की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी, जिससे रुद्र की खो चुकी ताकत धीरे धीरे वापस भरने लगी। ये लड़का, यह आखिर कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहा है? संग्राश की सांसें तेज होने लगी थीं। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी, जबकि रुद्र लगातार मजबूत होता जा रहा था। ये देखकर संग्राश गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी सबसे खतरनाक तकनीक खूनी खंजर का उपयोग किया। खूनी खंजर की बौछार, अचानक पूरा आकाश लाल रंग के अनगिनत खंजरों से भर गया। हर खंजर से एक दहकती हुई मौत की लपटें निकल रही थीं। अब बचकर दिखा रुद्र, संग्राश गरजा। हजारों खंजर बेतहाशा रुद्र की तरफ दौड़ पड़े, मानो आसमान से एक मौत की बारिश हो रही हो। लेकिन रुद्र घबराया नहीं। उसने अपनी रक्षात्मक तलवार तकनीक का उपयोग किया और अपनी भारी तलवार को एक ही झटके में घुमाया। जैसे ही तलवार घूमी, उसकी तेज गति से चारों ओर एक लाल रंग का घेरा बन गया, जो एक बैरियर की तरह काम करने लगा। जितने भी खूनी खंजर बैरियर से टकराते, वे हवा में घुलकर गायब हो जाते। क्या ये कैसे संभव है? संग्राश की आंखें चौड़ी हो गईं। गुस्से में संग्राश ने और भी ज्यादा नुकीले खंजर बुलाए। इस बार उसने अपनी पूरी परमवीर शक्ति उन खंजरों में भर दी। खंजर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और तेज हो चुके थे। हर एक खंजर इतना घातक था कि वह सीधे रुद्र की आत्मा को भेद सकता था। रुद्र ने अब अपनी भारी तलवार को और भी तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। तलवार इतनी तेजी से घूम रही थी कि अब उसके चारों तरफ लाल स्याह रंग का एक अदृश्य तूफान बन चुका था। जितने भी खंजर उस तूफान से टकराते, वे सभी भयंकर विस्फोट के साथ नष्ट हो जाते। संग्राश के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण दिख रहा था। अब वह जान चुका था कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। बस बहुत हुआ। संग्राश ने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे शरीर से एक गहरा लाल रंग निकलने लगा। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसने अपनी सबसे घातक खूनी कोर तकनीक का इस्तेमाल किया। पूरा वातावरण रक्तवर्ण ऊर्जा से भर गया। ये तकनीक इतनी खतरनाक थी कि इसके प्रभाव में आने वाली कोई भी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती थी। रुद्र को तुरंत एहसास हुआ कि उसके शरीर में प्रकृति से आ रही ऊर्जा का प्रवाह रुकने लगा है। यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर भारी क्यों महसूस हो रहा है? अब पहली बार रुद्र ने अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस किया। संग्राश की यह तकनीक किसी भी योद्धा की शक्ति को धीरे धीरे सोखकर उसे पूरी तरह निर्बल कर सकती थी। अब लड़ाई का पलड़ा संग्राश की ओर झुक चुका था। रुद्र ने अपनी भारी तलवार को कसकर पकड़ा हुआ था। वह अपनी रक्षात्मक तकनीक में निपुण हो चुका था और इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। हालांकि उसके पास 3 बेहद आक्रामक वार भी थे, जिनमें से सबसे खतरनाक वार अभी तक उसके नियंत्रण में नहीं आया था।
इसका मतलब था कि रुद्र अब भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद वह बूढ़े संग्राश से लगातार टकरा रहा था। संग्राश, जो पहले ही अपने परमवीर रैंक की शक्ति से लड़ाई में पूरी तरह दबदबा बनाए हुए था, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। रुद्र ने अपनी ब्लैक होल तकनीक को धीरे धीरे सक्रिय करना शुरू किया। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह चारों दिशाओं से प्रकृति की शक्ति को अवशोषित कर सकती थी, जिससे रुद्र की खर्च हो चुकी शक्ति धीरे धीरे वापस भरने लगी। ये लड़का, यह आखिर कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहा है? संग्राश की सांसें तेज होने लगी थीं। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी, जबकि रुद्र लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था। ये देखकर संग्राश गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी सबसे खतरनाक तकनीक, खूनी खंजर, का उपयोग किया। खूनी खंजर की बौछार, अचानक पूरा आकाश लाल रंग के अनगिनत खंजरों से भर गया। हर खंजर से एक दहकती हुई मौत की लपटें निकल रही थीं। अब बचकर दिखा, रुद्र! संग्राश गरजा। हजारों खंजर बेतहाशा रुद्र की तरफ दौड़ पड़े, मानो आसमान से एक मौत की बारिश हो रही हो। लेकिन रुद्र घबराया नहीं। उसने अपनी रक्षात्मक तलवार तकनीक का उपयोग किया और अपनी भारी तलवार को एक ही झटके में घुमाया। जैसे ही तलवार घूमी, उसकी तेज गति से चारों ओर एक लाल रंग का घेरा बन गया, जो एक बैरियर की तरह काम करने लगा। जितने भी खूनी खंजर बैरियर से टकराते, वे हवा में घुलकर गायब हो जाते। क्या ये कैसे संभव है? संग्राश की आंखें चौड़ी हो गईं। गुस्से में संग्राश ने और भी ज्यादा नुकीले खंजर बुलाए। इस बार उसने अपनी पूरी परमवीर शक्ति उन खंजरों में भर दी। खंजर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और तेज हो चुके थे। हर एक खंजर इतना घातक था कि वह सीधे रुद्र की आत्मा को भेद सकता था। रुद्र ने अब अपनी भारी तलवार को और भी तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। तलवार इतनी तेजी से घूम रही थी कि अब उसके चारों तरफ लाल स्याह रंग का एक अदृश्य तूफान बन चुका था। जितने भी खंजर उस तूफान से टकराते, वे सभी भयंकर विस्फोट के साथ नष्ट हो जाते। संग्राश के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण दिख रहा था। अब वह जान चुका था कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। बस बहुत हुआ। संग्राश ने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे शरीर से एक गहरा लाल रंग निकलने लगा। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसने अपनी सबसे घातक, खूनी कोहरा तकनीक का इस्तेमाल किया। पूरा वातावरण लाल रंग का धुंध शक्ति से भर गया। ये तकनीक इतनी खतरनाक थी कि इसके प्रभाव में आने वाली कोई भी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती थी। रुद्र को तुरंत एहसास हुआ कि उसके शरीर में प्रकृति से आ रही शक्ति का प्रवाह रुकने लगा है। यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर भारी क्यों महसूस हो रहा है? अब पहली बार रुद्र ने अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस किया। संग्राश की यह तकनीक किसी भी योद्धा की शक्ति को धीरे धीरे सोखकर उसे पूरी तरह निर्बल कर सकती थी। रुद्र को तुरंत ही एहसास हुआ कि इस शक्ति के प्रभाव से उसकी अपनी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। हाँ, अब तू देखेगा परमवीर योद्धा की असली शक्ति। संग्राश ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी बलिष्ठ भाले से रुद्र पर सीधा वार किया। रुद्र ने अपनी भारी तलवार से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन भाले के प्रचंड बल के सामने उसका बचाव असफल रहा। धड़ाम! भाला रुद्र के कंधे में बुरी तरह धंस गया। रुद्र के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकली, लेकिन उसने अपनी स्थिति नहीं छोड़ी। संग्राश ने क्रूरता से फिर हमला किया। 1, 2, 3। हर बार भाले की मार से रुद्र की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। अब उसके शरीर पर गहरे घाव दिखने लगे थे, लेकिन रुद्र ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अटूट इच्छाशक्ति को जागृत किया और अपनी भारी तलवार को पूरी शक्ति से घुमाया। तोड़ दूंगा! रुद्र की तलवार ने एक चमकदार अर्धचंद्राकार आघात किया, जो संग्राश के खूनी कोर आवरण से टकराया। क्रैक क्रैक! एक झंझनाहट गूंजी और अगले ही पल खूनी कोर आवरण टुकड़ों में बिखर गया। संग्राश की आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? रुद्र ने तुरंत अपनी ब्लैक होल तकनीक का उपयोग किया और तेजी से प्राकृतिक शक्ति को सोखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके चोटिल शरीर पर लगे घाव भरने लगे। उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थी। अब समय आ चुका था अपने प्राचीन जादुई हथियार को बाहर निकालने का। रुद्र ने अपने खून की एक बूंद अपने हथियार पर गिराई और अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए गजसिंह को बुलाया। अचानक आसमान गरज उठा। पृथ्वी जोर जोर से कांपने लगी, मानो कोई प्रलय आने वाली हो। एक गहरी गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई, जैसे कोई महान योद्धा शाश्वत निद्रा से जाग उठा हो। धीरे धीरे एक विशाल हाथी की आकृति आकार लेने लगी। उसकी त्वचा गहरे काले पत्थर जैसी सख्त थी, मानो वह हजारों युद्धों में तपकर बना हो।
उसके माथे पर 2 बड़े नुकीले सिंग थे, जो घुमावदार न होकर सीधे और ठोस दिख रहे थे, जैसे कोई योद्धा का मुकुट। उसकी लाल आंखें एक शांत मगर गंभीर युद्ध का आभास कराती थीं, उनमें क्रोध से ज्यादा गंभीरता थी। उसके लंबे और मजबूत दांत किसी युद्ध हथियार की तरह चमक रहे थे, लेकिन वे अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे, बल्कि स्वाभाविक रूप से घातक प्रतीत होते थे। उसकी पूंछ लंबी थी और उसकी हलचल से वातावरण में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक पुरानी महान शक्ति का स्वरूप था। गजसिंह ने जैसे ही जमीन पर पहला कदम रखा, पूरा क्षेत्र उसकी उपस्थिति से भर गया। हर कदम के साथ धरती में कंपन महसूस हो रहा था, लेकिन वह कंपन भय के बजाय एक प्राकृतिक शक्ति के पुनरुत्थान जैसा प्रतीत हो रहा था। रुद्र की इस अकल्पनीय शक्ति को देखकर संग्राश भयभीत हो चुका था। उसने खुद को बचाने के लिए अपना परमवीर रैन का कवच सक्रिय कर दिया। परमवीर रैन के योद्धाओं के लिए उनका सबसे शक्तिशाली हथियार उनका परमवीर कवच होता है। जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, उसका पूरा शरीर काले और लाल ऊर्जा के एक अभेद्य कवच से घिर गया। गजसिंह का महाप्रहार, संग्राश का पतन। गजसिंह के विशाल कदमों से धरती कंपायमान थी और उसकी उपस्थिति ने पूरे युद्ध क्षेत्र को एक नई ऊर्जा से भर दिया। रुद्र ने अपनी धधकती आंखों से संग्राश की ओर देखा और आदेश दिया, गजसिंह, उस बूढ़े पर प्रहार करो। गजसिंह ने अपनी विशाल सूंड हवा में उठाए और एक गगनभेदी गर्जना की। फिर बिना समय गंवाए उसने पूरी शक्ति से संग्राश पर अपनी विनाशकारी सूंड का प्रहार किया। धड़ाम, प्रचंड आघात हुआ। संग्राश के परमवीर कवच पर एक तीव्र ऊर्जा लहर दौड़ गई, जिससे उसके कवच में दरारें पड़ने लगीं। क्रैक, दरारें तेजी से फैलने लगीं और अगले ही क्षण कवच टुकड़ों में बिखर गया। संग्राश के चेहरे पर भय की स्पष्ट झलक थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, धड़ाम, गजसिंह के महाप्रहार से निकली ऊर्जा ने संग्राश को इतनी जोर से उछाल दिया कि वह हवा में कहीं दूर अदृश्य हो गया। रुद्र ने उसकी उड़ान को देखते हुए अनुमान लगाया, अगर वह जीवित भी बचा तो उसकी आधी से अधिक हड्डियां टूट चुकी होंगी और वह मृत्यु के करीब होगा। संग्राश के साथ आए शक्तिवीर रैन के योद्धा भी इस प्रहार की चपेट में आ गए। शायद उनमें से कोई भी जीवित न बचा हो। इतने भयानक प्रहार के बाद रुद्र की ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। गजसिंह ने एक अंतिम गर्जना की और हवा में विलीन हो गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी वहां एक प्राचीन शक्ति की मौजूदगी बनी रही। रुद्र ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अब जवाब दे चुकी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर वह वहीं गिर पड़ा। तभी एक हल्की रोशनी चमकी। रुद्र के गुरु आचार्य की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने रुद्र को धीरे से उठाया और उसे गुफा के अंदर ले जाने लगे। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। अब आगे क्या होगा? क्या संग्राश वास्तव में मारा गया या वह वापस लौटेगा? और क्या होगा जब खूनी भेड़िया दल के लोगों को पता चलेगी कि रुद्र के द्वारा एक और परमवीर रैंक की योद्धा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया? क्या इस बार फिर कोई शक्तिशाली योद्धा रुद्र को ढूंढते हुए आएगा? आगे जानने के लिए पढ़े आगे रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड यूट्यूब चैनल हिंदी नॉवेल्स पर। आगे की कहानी जल्द। अध्याय 105 खूनी भेड़िया दल की तैयारी। रुद्र की सांसें धीमी हो चुकी थीं। उसका शरीर जैसे निष्प्राण पड़ा था और उसके भीतर की सारी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा के हल्के झोंके जंगल की खामोशी को तोड़ रहे थे। हर बार अपनी हदों से आगे बढ़ जाता है ये लड़का, आचार्य ने धीमे स्वर में कहा। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की झलक थी। वे तुरंत आगे बढ़े, रुद्र की नब्ज टटोलकर उसकी स्थिति का अनुमान लगाने लगे। शरीर पूरी तरह ऊर्जा विहीन हो चुका है, लेकिन जीवित रहेगा। उन्होंने राहत की सांस ली। अगले ही पल उन्होंने अपनी उंगलियों से हवा में एक जटिल चक्र खींचा और देखते ही देखते एक अदृश्य गुफा का द्वार प्रकट हुआ। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, इसे आचार्य ने अपनी आत्मशक्ति से छुपा रखा था ताकि कोई और इसे देख न सके। उन्होंने बिना समय गंवाए रुद्र को उठाया और भीतर चले गए। गुफा भीतर से रहस्यमय थी। इसकी दीवारें हल्की नीली चमक से युक्त थीं और हवा में एक विशेष प्रकार की शक्ति घुली हुई थी। आचार्य ने रुद्र को एक पत्थर की वेदी पर लिटाया और अपने आसपास रखे औषधीय सामग्री इकट्ठी करने लगे। शक्ति पुनः भरने वाली गोलियां किसी भी योद्धा के लिए आम थीं। साधारण योद्धाओं के पास सामान्य गोलियां होती थीं, जबकि धनी और उच्च पृष्ठभूमि वाले योद्धाओं के पास विशेष और शुद्ध गोलियां होती थीं। लेकिन आचार्य द्वारा बनाई गई गोली इन सबसे अलग थी। ये साधारण औषधि से ठीक नहीं होगा, इसे हाई लेवल गोली की आवश्यकता होगी, आचार्य ने बुदबुदाया।
उन्होंने अपने सामने रखी औषधियों को सावधानीपूर्वक निखारा और उन्हें मिलाया और एक विशेष मिश्रण तैयार किया। फिर अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करके उन्होंने इस मिश्रण को एक सुनहरी गोली के रूप में ढाल दिया। यह कोई साधारण औषधि नहीं थी, ये 70% शुद्धता वाली पुनः भरण गोली थी, जो महान योद्धाओं के पास भी नहीं होती है और आचार्यों के पास ही पाई जा सकती थी। क्योंकि 70% शुद्धता वाली गोलियों का निर्माण करने में सक्षम केवल आचार्य ही हैं। बाकी तो 49 या 50% शुद्धता वाली गोली को ही बहुत दुर्लभ समझते हैं। इस गली की नीलाम की जाए तो आसानी से सबसे ऊंची कीमतों में बिकने वाली गोलियों में से एक हो जाएगी। ये तुम्हारी परीक्षा है, रुद्र, आचार्य ने धीमे स्वर में कहा और गोली को रुद्र के मुंह में डाल दिया। जैसे ही गोली रुद्र के शरीर में गई, अचानक ही उसकी नसों में तीव्र ऊर्जा दौड़ने लगी। आहेह! रुद्र का पूरा शरीर झंझना उठा। उसकी त्वचा पर काले और लाल रंग की तरंगें उभरने लगी और हवा में हल्की बिजली तैरने लगी। गोली के प्रभाव से उसके भीतर प्राकृतिक ऊर्जा तूफान की तरह प्रवेश करने लगी। आचार्य ने ये देखा और तुरंत अपनी आत्मशक्ति को प्रवाहित करने लगे। रुद्र के शरीर की टूटी हुई मांसपेशियां खुद ब खुद ठीक होने लगीं। उसकी धड़कनें पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गईं। कुछ ही क्षणों में रुद्र की आंखें धीरे धीरे खुलीं। आचार्य, रुद्र ने धीमे स्वर में कहा। आचार्य मुस्कुराए। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, रुद्र? उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने सिर हिलाया। तभी उसने एक सवाल किया, परमवीर योद्धा का क्या हुआ? आचार्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, उसकी चिंता मत करो। वह अब तक मर चुका होगा और अगर बच भी गया तो कुछ महीनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगा। अगर हालात और खराब हुए तो वह पूरी तरह अपंग हो जाएगा। रुद्र ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी आचार्य की नज़र उसके शरीर पर गई। रुको, यह क्या हो रहा है? रुद्र के शरीर में ऊर्जा अस्थिर होने लगी थी। ये संकेत था कि वह एक नए स्तर तक पहुंचने वाला था। अब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करना होगा। यही मौका है जब तुम एक और सितारा प्राप्त कर सकते हो, आचार्य ने गंभीरता से कहा। रुद्र ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसकी ब्लैक होल तकनीक सक्रिय हो गई और उसके चारों ओर शक्ति का प्रवाह तेज होने लगा। गुफा के अंदर हल्की नमी भरी हवा बह रही थी और रुद्र अब भी अपनी ब्लैक होल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। उसके सिर के ऊपर एक छोटा घूमता हुआ काला भंवर बन चुका था, जो धीरे धीरे आसपास की शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहा था। यह ऊर्जा उसके शरीर में समाहित होकर पूरी तरह शुद्ध होकर शक्ति के रूप में परिवर्तित हो रही थी। रुद्र के शरीर में तेजी से शक्ति भर रही थी और वह इसे नियंत्रित करने के लिए गहरे ध्यान में चला गया। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी काली आभा मंडराने लगी, जो किसी भी साधारण योद्धा को भयभीत करने के लिए काफी थी। धीरे धीरे उसकी ब्लैक होल तकनीक पूरी शक्ति से काम करने लगी और गुफा के अंदर की ऊर्जा अब एक तूफान की तरह रुद्र के भीतर समाहित होने लगी। दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान मैदान में एक बूढ़ा व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा था। उसकी सांसें बेहद धीमी थीं और उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। वह संग्रांश था, वह योद्धा जो कुछ दिन पहले रुद्र से भिड़ा था और करारी हार झेल चुका था। अचानक हवा में एक तीव्र कंपन हुआ और कुछ ही सेकंड में एक काली आकृति अत्यधिक तेजी से उड़ती हुई वहां आ पहुंची। जैसे ही धूल का गुबार हटा, वहां एक और बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी उम्र 60 से 70 के बीच रही होगी, लेकिन उसके शरीर की ताकत किसी 30 वर्षीय युवा योद्धा से कम नहीं लग रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था और आंखों में तीव्र क्रोध था। उसने पूरी तरह से काले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, जिन पर सुनहरे धागों से एक सुनहरा भेड़िया उकेरा गया था। ये साफ संकेत था कि वह भी खूनी भेड़िया दल का एक उच्च स्तरीय योद्धा था। उसने जैसे ही लहूलुहान संग्रांश को देखा, उसके चेहरे पर हल्की घबराहट उभरी, लेकिन फिर वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हुआ हंस पड़ा। हा, संग्रांश, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? क्या शहर में कोई ऐसा मूर्ख भी है जो खूनी भेड़िया दल के योद्धाओं को इस हाल में लाने की हिम्मत कर सके? लेकिन जैसे ही संग्रांश ने सिर उठाने की कोशिश की, उसकी आंखों में पीड़ा के साथ एक अजीब सी नफरत झलकने लगी। उसने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और कौन होगा? वही शैतान, रुद्र। ये सुनते ही बूढ़े योद्धा के चेहरे पर हल्की जिज्ञासा झलकने लगी। रुद्र, वो तो सिर्फ एक शक्तिवीर रैंक का योद्धा था, फिर भी उसने तुम्हें हरा दिया। संग्रांश ने सिर झटकते हुए कहा, तुम उसे साधारण योद्धा मत समझो। वह बहुत चालाक और घातक है। उसके पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां और छिपे हुए गुप्त ट्रम्प कार्ड्स हैं। वह शक्तिवीर रैंक के 8वें सितारे पर होते हुए भी परमवीर रैंक के योद्धा को हराने की क्षमता रखता है। इतना कहने के बाद संग्रांश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं
और वह बेहोश हो गया। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खूनी भेड़िया दल के छायाचारी विभीषण था। इस दल का एक उच्च स्तरीय योद्धा जो अपने चतुर दिमाग और छाया जैसी गति के लिए जाना जाता था। खूनी भेड़िया दल कोई साधारण गिरोह नहीं था। ये दल 4 प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ था, 4 उच्च रैंक के योद्धा जो इस संगठन की नींव थे। इन चारों योद्धाओं में से एक था छायाचारी विभीषण। वह खूनी भेड़िया दल का चौथा सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। वह अब तक रुद्र के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन संग्रांश की हार ने उसे झकझोर दिया था। वह अपने क्रोध को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में रक्तमाग जल उठी और गहरी घृणा के साथ उसने जोर से चिल्लाया, रुद्र। उसकी आवाज दूर तक गूंज उठी और वह संग्रांश को अपने कंधे पर लादकर उसी तेज गति से वापस खूनी भेड़िया दल की ओर लौट गया। गुफा में रुद्र अभी अपनी ब्लैक होल तकनीक के जरिए ऊर्जा अवशोषित कर रहा था। जैसे ही उसकी तकनीक पूरी तरह सक्रिय हुई, उसके शरीर की ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होने लगा। आचार्य, जो उसके पास बैठे थे, तुरंत चौकन्ने हो गए। रुद्र, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करो। तुम एक नए सितारे को प्राप्त करने की कगार पर हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। रुद्र ने गहरी सांस ली और ध्यान केंद्रित करने लगा। उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। दूसरी ओर खूनी भेड़िया दल के मुख्यालय में छायाचारी विभीषण अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने उसके साथी योद्धा खड़े थे। उसने गहरी आवाज में कहा, हमें जल्द ही रुद्र को ढूंढना होगा, वह अब खतरा बन चुका है। खूनी भेड़िया दल में हलचल मच गई थी। अब ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वे कब रुद्र के पीछे आएंगे। खूनी भेड़िया दल की युवा पीढ़ी का शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता का ऐलान होते ही पूरी युवा पीढ़ी में उत्साह और बेचैनी बढ़ गई थी। ये प्रतियोगिता हर कुछ वर्षों में होती थी और इसका महत्व अतुलनीय था। केवल 4 ही योद्धाओं का चयन किया जाता, लेकिन इन 4 में से एक वह होता जो भविष्य में पूरे खूनी भेड़िया दल का लीडर बनता। इसलिए हर योद्धा इस अवसर को पाने के लिए अपने अस्तित्व की संपूर्ण शक्ति झोंकने को तैयार था। छायाधारी विभीषण, जो कि विभाग के सबसे प्रभावशाली लीडर थे, उन्होंने अपने विभाग के सबसे शक्तिशाली युवा योद्धाओं को एकत्रित किया। उनकी आवाज गंभीर और तीखी थी, रुद्र को ढूंढना हमारी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन फिलहाल इस प्रतियोगिता को प्राथमिकता देनी होगी। ये दल के भविष्य का सवाल है। हालांकि ये निर्णय सभी के लिए सहज नहीं था। दूसरी ओर एक अंधेरे और ठंडे कक्ष में एल्ड सारांश उपचार करवा रहा था। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं और वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी जब भी वह उस दृश्य को याद करता कि कैसे रुद्र ने उसे एक ही झटके में दूर उड़ा दिया था। एक अनुभवी योद्धा होते हुए भी वह असहाय पड़ा था। रुद्र, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने अपने दांत भींचते हुए सोचा, लेकिन अभी वह अपनी उंगली तक हिलाने में असमर्थ था। उधर खूनी भेड़िया दल के चारों स्तंभ विभागों में हलचल मची हुई थी। हर युवा योद्धा इस प्रतियोगिता के लिए अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त था। वे जानते थे कि यह प्रतियोगिता उनकी किस्मत बदल सकती थी। उनके भीतर जुनून था, क्रोध था और शक्ति प्राप्त करने की असीमित लालसा थी। रुद्र, इस सब से दूर, रुद्र अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह खो चुका था। पिछले 1 सप्ताह से वह एक ही मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी ब्लैक होल तक सक्रिय थी, लेकिन उसके चारों ओर कुछ अलग हो रहा था। प्राकृतिक ऊर्जा की शुद्धतम शक्तियां धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं। आचार्य इस प्रक्रिया को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि रुद्र का शरीर प्राकृतिक ऊर्जा को एक अलग ही स्तर पर ग्रहण कर रहा था। यह कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी। गुफा में प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह था। यह ऊर्जा किसी साधारण योद्धा को महीनों में नहीं, बल्कि दिनों में सशक्त बना सकती थी। यदि रुद्र की किस्मत अच्छी रही तो वह अगले लेवल तक पहुंच सकता था। इधर खूनी भेड़िया दल के भीतर हलचल तेज हो चुकी थी। प्रत्येक योद्धा कंपटीशन की तैयारी में लगी था। हर कोई अपनी ट्रेनिंग को चरम स्तर तक पहुंचा रहा था। कुछ योद्धा एक दूसरे के आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, कुछ अपने गुरुजनों से विशेष प्रशिक्षण ले रहे थे। कुछ शक्तिशाली योद्धा हथियारों और ऊर्जा प्रवाह तकनीकों को बेहतर करने में लगे थे। प्रतियोगिता 3 महीने बाद थी और यह केवल एक शक्ति परीक्षण नहीं था, यह एक निर्णायक युद्ध था। ये तय करने का मंच था कि कौन इस दल का भावी लीडर बनेगा। इस समय दूसरी ओर चारों तरफ खूनी भेड़िया प्रतियोगिता की तैयारियां चरम पर थीं, लेकिन इस हलचल से दूर भव्य महल के भीतर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति शांत भाव से एक कृत्रिम तालाब के किनारे बैठा था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं और वह धीरे धीरे उनके लिए दाना डाल रहा था। उसकी हरकतों में एक संतुलित गंभीरता थी,
मानो वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, खूनी भेड़िया दल का लीडर, एक 5वें सितारे वाला परमवीर योद्धा था। तभी पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति तेजी से आया। उसकी सांसें तेज और भारी थीं, जैसे वह कोई बहुत चौंकाने वाली खबर लेकर आया हो। लीडर, सारांश लौट आया है, बूढ़े ने घबराते हुए कहा। लीडर का हाथ मछलियों को दाना देने के लिए रुका, लेकिन उसने अब भी सिर नहीं उठाया। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और अपनी कांपती आवाज में आगे कहा, वह बुरी तरह घायल है। सुनने में आया है कि उसे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रुद्र था, वही शैतान रुद्र। ये भी कहा जा रहा है कि उसके पास कुछ हुक्म के इक्के हैं, जिनसे वह परमवीर रैंक के योद्धाओं से भी टक्कर ले सकता है। इस बार लीडर का धैर्य टूटा। उसके शरीर से अचानक एक ऊर्जा की लहर फूटी, जिसने पूरे कक्ष को झकझोर कर रख दिया। मेजें उलट गईं, कांच की वस्तुएं चकनाचूर हो गईं, और बूढ़ा आदमी भी उस ऊर्जा के प्रभाव से झटका खाकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में भय स्पष्ट था। वह खुद भी एक योद्धा था, लेकिन केवल शक्तिवीर रैंक के 7वें सितारे का मामूली एल्डर। उसका काम केवल महल के संचालन की देखरेख करना था, लेकिन अभी जो हुआ वह शक्ति किसी सामान्य योद्धा की नहीं थी। क्या मजाक था भला? कोई शक्तिवीर रैंक के 7वें सितारे वाला योद्धा किसी परमवीर रैंक के 5 सितारे वाले योद्धा की शक्तियों का दबाव कैसे झेल सकता था? वह केवल एक लीडर ही नहीं, बल्कि एक पिता भी था। उसका सबसे बड़ा बेटा लूना उसकी आंखों का तारा था। लूना बचपन से ही अत्यधिक प्रतिभाशाली था। उसने बहुत ही कम उम्र में शक्तिवीर रैंक को पा लिया था, और यह निश्चित था कि वह जल्द ही परमवीर बनने वाला था। लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अगर लूना जिंदा होता तो आज वह इस दल में सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुका होता। हालांकि लूना के कई और बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी लूना की बराबरी नहीं कर सकता था। रुद्र के हाथों अपने दो योद्धाओं को घायल होते देख लीडर का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। रुद्र जीवित नहीं बचना चाहिए, लीडर की आवाज गूंजी। उसने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक छायाधारी विभीषण को बुलाने का आदेश दिया। छायाधारी विभीषण खूनी भेड़िया दल का एक रहस्यमय योद्धा। वह कभी सीधे युद्ध नहीं करता था, लेकिन उसकी रणनीतियां इतनी चालाक और घातक होती थीं कि दुश्मन को मारने के लिए तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। 3 महीने बाद रुद्र को मर जाना चाहिए। अगर वह जीवित बचा तो तुम्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ेगी। लीडर की आंखें क्रूरता से चमक उठीं। दूसरी तरफ उधर रुद्र अभी भी अपनी ट्रेनिंग से बाहर नहीं आया था। पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। गुफा के अंदर घना अंधकार था, लेकिन उसमें एक अनोखी ऊर्जा तरंग उठ रही थी। रुद्र का शरीर पूरी तरह स्थिर था, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा बदलाव हो रहा था। वह कौन सी शक्ति थी जो उसे पूरी तरह से बदलने वाली थी? क्या 3 महीने बाद वह सच में खत्म हो जाएगा, या ये केवल एक नई शुरुआत होगी? या फिर रुद्र की शक्तियां इतनी बढ़ी जाएगा कि वह अकेला ही पूरे खूनी भेड़िया दल के सामने खड़ा हो सके? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़िए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड। इस दिलचस्प और रोमांचक नोवेल को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नॉवेल्स पर अगला भाग जल्द। हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस रोमांचक स्टोरी का मज़ा मिल सके।